नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी शुरू कर रहे हैं। भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। आरएस के लिए हमें शुरू करना है इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट। और पहला ही टॉपिक हमारा है संविधान सभा। पॉलिटी की जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे आरएस के सिलेबस में, इस बार प्रीलिम्स के सिलेबस में संविधान सभा का टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद हमें संविधान की विशेषताएं करनी है, फिर मूल अधिकार है, फिर नीति निर्देशक तत्व, इस तरह से चलता जाएगा। तो जो सिलेबस में दिया गया है हमें पिन पॉइंट पर ध्यान देना है, जो चीज़ हमसे मांगी गई है वही पढ़नी है। तो इंडियन पॉलिटी में हम शुरू कर रहे हैं संविधान सभा। दूसरा सवाल ये कि डिजिटल बोर्ड, ये जो बोर्ड है ना, ये वाला, इस बोर्ड पर क्यों पढ़ा रहा हूँ। मेरा पूरा प्लान था कि मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँ, जो मार्कर है उससे पढ़ाऊँ, लेकिन उस पर अब डेट आ चुकी है, इतना टाइम नहीं बचा है, लगभग 1.5 महीने का टाइम हमारे पास बचा है। तो इसमें अब उस पर पढ़ाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मार्कर से शाही वाला मार्कर होगा, उसमें लिखो, फिर उसको मिटाओ, और कुछ ऐड नहीं कर सकते, है ना। उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा। और अगर हमारे पास 4-5 महीने होते तो निश्चित रूप से मैं वहाँ पढ़ा सकता था, लेकिन वहाँ अब टाइम बहुत कंज्यूम करेगा, जो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और मेरे लिए भी ठीक नहीं है। तो इसलिए अपन यहाँ करेंगे, आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे लिखता जाऊँगा। यहाँ पढ़ाने से फ़ायदा क्या है, मैं यहाँ पुराने जो सवाल आए हुए हैं उनकी फ़ोटोज़ भी साथ में अटैच करता रहूँगा, बताता चलूँगा कि इस टॉपिक से भाई ये सवाल आया है, ठीक है। कोई फ़ोटोज़ होगी उनको लगा सकते हैं। यहाँ स्पीड रहेगी पढ़ाने की, मतलब कि यहाँ पर जो है चीज़ें फटाफट मिट जाएगी। मैं चाहूँ तो उसको फटाफट यहाँ से यहाँ यूँ मिटा दिया। अब उस वाइट बोर्ड पर डस्टर उठाओ, उसको मिटाओ, फिर लिखो, चीज़ें काफ़ी धीरे रहेगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमने क्या है, डिजिटल सुविधाएं हैं हमारे पास, तो चीज़ें ठीक रहेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि इस पर पढ़ाया जाए। समय हमारे पास कम है, इसलिए हम इसी बोर्ड से पढ़ेंगे। लिख लिख के पढ़ेंगे चीज़ों को, कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं आएगी, सब इस पेन से लिखी जाएगी। इस पेन से सब चीज़ें लिखा लिखा के आपको पढ़ाएंगे, और साथ में आपके नोट्स बनते जाएंगे। कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ से सवाल ज़्यादा बनेंगे, कहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे, पुराने सवाल इस टॉपिक से कैसे आए हुए हैं, सबको हम साथ में लेकर के चलेंगे। तो आप कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठें, नोट्स बनाते चलें और चीज़ों को करते चलें। ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखनी, ऐसा नहीं कि फटाफट करके फॉर्मेलिटीज़ करके हमको निकलना। हमको वो सवाल, वो चीज़ें देखनी है जो हमारे लिए एग्ज़ाम में आ सकती है, ठीक है। और हमारा पहला प्रयास रहेगा कि प्रीलिम्स के लिए हमारे सामने किस तरीके की चीज़ें आएगी, किस तरीके से हम प्रीलिम्स के लिए सवाल तैयार करेंगे। तो पहला ही टॉपिक हमारा है, नाम है संविधान सभा। इंडियन पॉलिटी हम शुरू कर रहे हैं और नाम टॉपिक का है संविधान सभा। ये फ़ोटो हमने लगाई संविधान सभा की, ये हमारी संविधान सभा थी उस समय, ठीक है। ओरिजिनल फ़ोटो है, संविधान सभा है। संविधान सभा को हमें पढ़ना है और यहाँ से हमारे सवाल, ये प्रारूप समिति है, ये जो आपको दिख रही है ये प्रारूप समिति है। आगे जब इसके बारे में उल्लेख आएगा तो हम चीज़ों को समझेंगे कि इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, उनके क्या क्या नाम थे। और हमारी रेफरेंस बुक रहेगी लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है। पूरे भारत में इंडियन पॉलिटी के सवालों की सबसे बेस्ट बुक अगर आपसे मिलेगी तो एम लक्ष्मीकांत की किताब मिलेगी। तो अगर आपके दिमाग में ये नहीं रहे कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये बात हो सकता है आपने कोई बातें पहली बार सुनी हो तो सोचोगे कि ये कहाँ से आ गई, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कौन सी अच्छी किताब से हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, मैं इंडियन पॉलिटी के लिए जो किताब रेफ़र करूंगा वो होगी एम लक्ष्मीकांत। निर्विवाद रूप से भारत की सबसे बेस्ट किताब है, इससे बढ़िया किताब आपको नहीं मिलेगी। और यहाँ से पढ़ लिया मतलब आपका 99% सिलेबस कवर होगा। कोई ख़राब किस्मत की वजह से नहीं, कोई अगर ख़राब एग्जामिनर हो, पेपर बनाने वाला काफ़ी गुस्से में हो, वो अगर सवाल बाहर से देना चाहे तो एक आधा सवाल मुश्किल से बाहर आएगा। लगभग सवाल आपके कभी तो आपके पूरे के पूरे सवाल इसी किताब से उठ के आते हैं। तो विश्वास कीजिए, सबसे बेस्ट किताब है लक्ष्मीकांत। इंडियन पॉलिटी में किसी भी अच्छे टीचर से पूछेगा, किसी भी तैयारी करने वाले से पूछेगा, और विशेषकर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले तो लक्ष्मीकांत ही फॉलो करेंगे। तो लक्ष्मीकांत को हम रेफ़र करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा। संविधान सभा हमको पढ़ना, कोई भी टॉपिक पढ़ो आपको सबसे पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या हो रहा है। भाई संविधान सभा, सभा आप जानते हो, सभा मतलब कोई समिति, लोगों का समूह, ठीक है। उससे पहले नाम लिखा हुआ है संविधान।
अब संविधान शब्द का मतलब क्या, हालांकि आपके एग्जाम में आपको कभी कोई संविधान शब्द का मतलब नहीं पूछेगा, हिंदी में पूछ सकता है, पॉलिटी में कभी ये नहीं पूछेगा कि बताओ संविधान का मतलब क्या होता है, लेकिन हमको समझना जरूरी है। संविधान शब्द को अगर टुकड़े हम करें तो ये बनेगा, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बनता है क्या नहीं बनता, अपन एक देसी तरीके से तोड़ रहे हैं इसको, सम प्लस विधान के रूप में अगर इसको हम तोड़ें, ठीक है, तो ये दो टुकड़े बन गए, सम प्लस विधान। विधान का मतलब होता है कानून, विधान का मतलब होता है कानून या कह लो विधि, ठीक है। और सम का मतलब होता है, सम एक पॉजिटिव उपसर्ग है, इसका मतलब होता है बड़ा या अच्छा या श्रेष्ठ। तो आप कह सकते हो सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ी विधि या सबसे अच्छी विधि किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ कानून, सभी कानूनों से ऊपर सबसे बड़ा कानून कौन है, संविधान है। और इस कानून को बनाने के लिए जो लोग एक समूह में इकट्ठे हुए, जिन्होंने मिलकर के एक सभा बनाई, जिन्होंने मिलकर के एक समिति बनाई, उस समिति को, उस सभा को क्या कहा गया, संविधान सभा कहा गया। मतलब ये जो फोटो में लोग दिख रहे हैं ना सारे के सारे, ये सभी क्या है, इस संविधान सभा का हिस्सा है। इन सभी लोगों ने मिलकर भारत का सबसे बड़ा कानून बनाया, यानी कि संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। तो अगर आपसे कोई संविधान की परिभाषा पूछे कि बताओ संविधान क्या होता है, तो आप बताएंगे किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। सभी कानूनों से ऊपर जो होता है वो संविधान होता है। कहने का मतलब, अगर आपके राज्य की सरकार ने कोई कानून बनाया, अगर वो इस संविधान से मेल नहीं खा रहा, इस संविधान में कही गई किसी बात के विरुद्ध है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कानून गलत होगा, उसे फिर हटाना पड़ेगा। समझ गए? तो यानी कि भारत में कोई भी कानून, कोई भी आदेश, कोई भी नियम इस संविधान की भावना के विरुद्ध नहीं हो सकता। संविधान के जो आदर्श स्थापित किए हैं भारत की संविधान सभा के लोगों ने, उन आदर्शों के विरुद्ध कभी भी नहीं हो सकता। और ये गलती पकड़ेगा कौन भाई? किसी सरकार ने, किसी कार्यालय ने, किसी ऑफिस ने कोई आदेश जारी कर दिया, किसी छोटी सरकार ने कोई आदेश बनाया है और वो आदेश इस संविधान की भावना के खिलाफ है, उसको पकड़ेगा कौन? उसका इलाज कौन बांधेगा? उसको सही कौन करेगा? उसको ये कौन बताएगा कि ये गलत है, ये सही है? तो वो हमारे देश के न्यायालय हैं, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे उच्च न्यायालय बताएंगे कि आपने ये जो कानून बनाया वो संविधान के आदर्शों के विरुद्ध है। कुल मिलाकर बात समझ में आई? संविधान सभा क्या थी? हमारे देश का संविधान बनाने के लिए जो सभा बनी गई उसे हम संविधान सभा कहते हैं। बात क्लियर? चलते हैं आगे। चलो, ये जो संविधान सभा बनी ना, अब इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि भाई इस संविधान सभा के कैसे शुरुआत हुई, ये बात उठी कैसे। हमारे देश में तो अंग्रेजों का शासन चल रहा था। इस अंग्रेजों के शासन काल में ये संविधान सभा बनाने जैसी कोई बात कहाँ से उठी? तो एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले, संविधान सभा की बात करने वाले, इस संविधान सभा नामक शब्द का इस्तेमाल करने वाले, भारत में इसको बनाने की बात करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये सवाल कई बार छोटे पेपर में पूछा जाता है, हो सकता है आपसे भी पूछ ले। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? मैं जो शब्द बोलूँ ना, मैं हो सकता है पूरे शब्द यहाँ ना लिखूँ, मैं टुकड़ों में लिख दूँ, तो अभी उनको आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। संविधान सभा मतलब आपको समझ में आएगी संविधान सभा क्या होती है। तो भारत में भारतीयों के लिए एक संविधान बनाने की डिमांड करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपको नाम याद करना है, बाल गंगाधर तिलक। क्या नाम? ये नाम लक्ष्मीकांत में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमको याद रखना है, दूसरी किताबों में भी है। बाल गंगाधर तिलक सबसे पहले, याद रखिएगा, सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले लिख लो। सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और कौन सा समय था? 1895 में उन्होंने सबसे पहले भारतीयों के लिए, भारत के लिए एक संविधान सभा की मांग कर दी थी। इन्होंने तो कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी के तहत इन्होंने कहा था कि भारत का एक संविधान बनेगा और उसकी एक संविधान सभा होगी जिसमें भारतीय होंगे और भारतीय अपने संविधान का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक।
उसके बाद किसने बात करी? उसके बाद हम कहें तो महात्मा गांधी जी ने भी बात करी थी। किन्होंने बात करी? महात्मा गांधी ने भी कहा कि एक संविधान सभा हमारे लिए बननी चाहिए जो भारत के सबसे बड़े कानून का निर्माण करे। इन्होंने बात करी थी 1922 में। तो सबसे पहले करने वाले कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर के बाद आपको नाम याद रखना है महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी के बाद बात करने वाले कौन है? एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, भारत के एक मार्क्सवादी विचारक थे। भारत के पहले जो हम कहते हैं कि वामपंथी नेता माने गए हैं, जिन्होंने संविधान सभा की डिमांड रखी, और इनका समय था 1934। इन्होंने 1934 में कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, और लक्ष्मीकांत की किताब ने इन्हें पहला नेता बताया। लेकिन वास्तविक रूप से बाल गंगाधर तिलक थे। अब कारण क्या है? आपको बाल गंगाधर तिलक भी याद रखना है और एम.एन. रॉय भी याद रखना है। क्यों याद करना? देखो, बाल गंगाधर तिलक ने तो बात कह दी, लेकिन उनकी बात को अंग्रेजों ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, यानी इनकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई, बात के कहने से नहीं होता, आपकी बात पर अमल कब किया गया, उसी व्यक्ति को प्रभावी व्यक्ति माना जाता है। तिलक साहब ने 1895 में कहा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन उस बात पर कोई विचार नहीं हुआ, कोई आगे बात बढ़ी नहीं। महात्मा गांधी जी ने भी 1922 में कहा, लेकिन बात आई गई हो गई। लेकिन जब एम.एन. रॉय ने 1934 में संविधान सभा का विचार दिया तो उस पर बिल्कुल मंथन हुआ, वो बात आगे बढ़ी। इसलिए लक्ष्मीकांत की किताब में एम.एन. रॉय को पहला नेता बताया गया। लेकिन आप ये पूरे याद रखिएंगे, कभी कभी ऑप्शन में तिलक भी आएगा तो तिलक को सही करिएगा। ये 3 नेता रहे भारत के जिन्होंने संविधान सभा की मांग उठाई। फिर अगर कहें तो कांग्रेस ने कब मांग उठाई? फिर कांग्रेस ने भी मांग उठाई। कांग्रेस ने ही अगले साल कहा कि बिल्कुल एम.एन. रॉय साहब ने सही कहा है, हमें एक संविधान सभा का निर्माण करना पड़ेगा। कांग्रेस ने बात कब उठाई? 1935 में। ये 4 क्रम आप याद रखिएगा। इन चारों ने, कांग्रेस एक पार्टी होगी, ये 3 व्यक्ति हैं। ये क्रोनोलॉजी आपको याद करनी है कि ये संविधान सभा की मांग उठाने वाले व्यक्ति माने गए हैं। तो कांग्रेस ने 1935 में मांग उठाई कि भाई भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। बात क्लियर? ये चीज़ हमने देखी। उसके बाद कांग्रेस के तहत नेहरू जी ने भी कहा 1938 में कि भारत के लिए संविधान सभा के निर्माण होना चाहिए। लेकिन ये 4 आपको याद करने की, यहाँ से हमें चीज़ें समझ में आएगी। और इस कांग्रेस ने जो मांग की, जो नेहरू ने जो मांग की 1938 में, लिख लो इसको भी, चाहो तो आप 5वें नंबर पर लिख लो, नेहरू जी ने 1938 में एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि हमारे लिए एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। और ये जो बात थी, कांग्रेस का ये जो प्रस्ताव था ना, इस प्रस्ताव को अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और इस प्रस्ताव का नाम है अगस्त प्रस्ताव 1940। देखो, पॉलिटी में कई प्रकार के सवाल आते हैं। आजकल इंडियन पॉलिटी के राजव्यवस्था के सवालों में थोड़ी सी भिन्नता आई है, थोड़ी सी इनमें क्या आई है, कुछ चेंजेज आए हैं। सत्य असत्य वाले सवाल टाइप के आगे, मिलान करने वाले सवाल बनने लगे, और सीधे सवाल तो जो पहले आ रहे थे वैसे तो ही। तो यहाँ आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस घटना का क्रम क्या है, पहला सवाल तो ये बन सकता है। किस मामले में कौन सी बात किससे संबंधित है। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 जो है ना, इस प्रस्ताव में हम कह सकते हैं कि इस समय अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। संविधान सभा की मांग को क्या लिखोगे आप इसमें? अगस्त प्रस्ताव के सामने लिखो, संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। क्लियर बात? तो अगस्त प्रस्ताव में क्या समझोगे? अगस्त प्रस्ताव 1948, टाइम याद रखोगे। अभी 2-3 प्रस्ताव मिशन आएंगे, उनका क्रम पूछेगा आपसे।
अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की जो मांग उठ रही थी ना, उस मांग को स्वीकार कर लिया। 1940 1940 सन याद रखोगे अगस्त प्रस्ताव की। बाकी उन्होंने कब किसने क्या कहा वो सन आपको याद रहे ना रहे, लेकिन अगस्त प्रस्ताव का समय याद रखोगे 1940। और क्या हुआ इस समय संविधान सभा की डिमांड जो चल रही थी उस मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, चलो साहब फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आया एक क्रिप्स मिशन। आगे जो चीज़ आपको एग्जाम के लिए याद, हमको पूरी कहानी नहीं पढ़नी, ठीक है, 1941 में क्या हुआ वो नहीं पढ़ना। हमें क्या करना है, हमें समझना है कि कौन से सवाल, कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें इस दौर में जो घटी वो हमारे एग्ज़ाम में आ सकती हैं, हमें उन्हें समझना है। फिर हमें याद करना है क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव और सीधा सीधा इसका आप समय आप याद रखेंगे 1942 क्रिप्स प्रस्ताव याद रखेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव याद रखेंगे 1942 का है क्रिप्स प्रस्ताव। इसका अध्यक्ष कौन था? इस क्रिप्स प्रस्ताव का अध्यक्ष कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ब्रिटेन का एक कैबिनेट मंत्री था जिसका नाम क्या था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। उसकी अध्यक्षता में भारत एक दल भेजा गया था, यानी एक कमेटी, भारत एक समिति बनाकर, हमारे भेजते हैं ना आयोग बनाते हैं, कोई जैसे मान लो दुर्घटना हो जाती है, कोई करप्शन हो जाता है, कोई भी विवाद होता है तो एक आयोग बनाकर हमारी सरकारें आजकल करती है उसका विवाद सुलझाने के लिए। तो इसी तरह भारत में संविधान सभा की जो मांग हो रही थी उस मांग पर अमल करने के लिए, क्या भारत में संविधान सभा बन सकती है या नहीं बन सकती है, इन बातों पर अमल करने के लिए ब्रिटेन ने, अंग्रेजों ने एक कमीशन भेजा। उस कमीशन का नाम रखा क्रिप्स कमीशन। उसके हेड कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स। उसे क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। सन याद रखोगे साहब 1942, सन याद रखोगे 1942 में भेजा। ठीक है, ये क्या है, क्यों आया, ये इसका काम क्या है? भारत में संविधान सभा के निर्माण की संभावनाओं को देखने के लिए, मतलब संविधान सभा का एक प्रस्ताव लेकर के आया। क्या लेकर के आया? संविधान सभा का प्रारूप प्रस्ताव, यानी कि संविधान सभा की संभावना देखने के लिए आया था कि भारत में संविधान सभा बन सकती है या नहीं बन सकती है। ये क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में। कब आया? 1942 में। इसका अध्यक्ष कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स था। ठीक है, और ये क्या बात कहने आया था? इसने कहा कि आपको 1942 में मैं आया हूँ और जब अपना द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाए तब आप अपना संविधान बना सकते हैं। लेकिन जिन्ना ने इसको अस्वीकार कर दिया। जो मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग नहीं मानी, क्योंकि मुस्लिम लीग की डिमांड क्या थी? यहाँ पर इस समय मुस्लिम लीग चाह रही थी, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने, इसी में लिख लिएगा आगे, क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बोला कि हमें ये मंजूर नहीं है, अस्वीकार कर दिया। किसने कर दिया? मुस्लिम लीग ने, जिन्ना जिसके अध्यक्ष थे, उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। कारण क्या था? ये जो मुस्लिम लीग थी जिसके हेड जिन्ना थे, ये लोग भारत के दो टुकड़े करना चाहते थे। ये अपना एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की फिराक में थे और क्रिप्स प्रस्ताव पूरे भारत की एक संविधान सभा बनाने के पक्ष में था। इसलिए इन्होंने इसको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। और जब अस्वीकार कर दिया तो भाई क्रिप्स प्रस्ताव जो था क्या हो गया? इस तरह से क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 था ना, ये क्या हो गया? ये असफल हो गया। इसे वापस लौटना पड़ा क्योंकि एक मत नहीं था, हमारे में एकता नहीं थी, भारत के नेताओं में एकता नहीं थी, इसलिए क्रिप्स प्रस्ताव क्या हो गया? असफल हो गया। कहानी समझ में आई? तो दो प्रस्ताव आपको समझ में आए। एक तो अगस्त प्रस्ताव था। अगस्त प्रस्ताव का समय क्या है? 1940 1940 है। और क्रिप्स प्रस्ताव का क्या समय है? 1942। दोनों याद रखिएगा। घटनाओं के क्रम में एक सवाल आपके अभी जो ऐसा ही होने वाला है कल परसों में, इसे में भी पूछा जाएगा।
इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री की जो घटनाएं हैं ना, इन घटनाओं को आपको पहले से बाद में या बाद से पहले ऐसे एक क्रम अरेंज करने का सवाल आता है। तो अगस्त प्रस्ताव आपको याद करना है 1940 और क्रिप्स प्रस्ताव आपको याद करना है 1942 1942। इसके बाद में एक और प्रस्ताव आपको याद करना है, एक और मिशन याद करना है, इसका नाम है कैबिनेट मिशन। इसका नाम क्या है? कैबिनेट मिशन। और इसका समय आपको याद रखना है 1946। क्या याद करना है? 1946। जो 42 में कोशिश की गई थी वो फेल हो गई, लेकिन फिर एक मिशन आया, फिर एक और मिशन भेजा, एक और समिति भेजी, उसका नाम था कैबिनेट मिशन, और इसको भेजा 1946 में। इसका भी समय याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट से भी आ सकता है। घटनाओं के वर्ष का क्रम, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो 3 प्रस्ताव, 3 मिशन, 3 चीजें हम देख चुके हैं, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। एक 1940, 1942 और 1946। ये जो कैबिनेट मिशन आया ना, ये भी अंग्रेजों ने भारत में भेजा था। ये भी क्या था? ये भी क्या था? इसने भी वही संविधान बनाने के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा के निर्माण के लिए। भाई भारतीयों में मांग बढ़ रही थी। देखो हमारे संविधान का निर्माण है ना, आज़ादी मिलने से पहले शुरू हो चुका था, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो संविधान सभा के निर्माण के लिए इसको भेजा, और ये क्या रहा? सफल रहा। पहले समझ लो, ये सफल रहा। मतलब भारत में संविधान सभा के निर्माण किस मिशन के तहत हुआ, किस मिशन के कारण भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ? तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था 1946। क्रिप्स मिशन मत करना। एक सीधा वन लाइनर सवाल, सीधा सवाल, चाहे वो कांस्टेबल का पेपर हो, चाहे एसआई का हो, चाहे एलडीसी का हो, या आरएस में भी कभी कभी पूछ लेता है। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के तहत हुआ? तो 4 नाम लिखे होंगे। एक में तो क्रिप्स प्रस्ताव लिखा होगा, एक में अगस्त प्रस्ताव लिखा होगा, एक में कैबिनेट मिशन योजना लिखा होगा, एक में माउंटबेटन योजना लिखा होगा। तो आपको आंसर करना है कैबिनेट मिशन योजना। इस कैबिनेट मिशन योजना में क्या था आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण शुरू हुआ। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। इसके 3 मेंबर आपको याद करना है। इस कैबिनेट मिशन के में आपको जो मेंबर है ना, उन मेंबरों को याद करना है। कैबिनेट मिशन के जो मेंबर है ना, ढंग से लिखा नहीं जाएगा, इसको नीचा करता हूँ थोड़ा सा। कैबिनेट मिशन के 3 लोगों को भेजा था उधर से, 3 लोगों को उधर से भेजा था कैबिनेट मिशन में, भारत में संविधान सभा के निर्माण की संभावनाएं तलाशने के लिए। तो उन तीनों व्यक्तियों के नाम याद रखोगे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, क्या भेजा था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसको, ये तीनों नाम आपको याद करने, पूछ लेते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो पिछली बार आया था ना, उसको वापस भेजा इनके साथ, क्योंकि इसको अनुभव था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये तीनों व्यक्तियों के नाम लिख लीजिए। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और तीसरा कौन था? है एवी एलेक्जेंडर। एवी एलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन में आए थे। पूछ लेगा, भारतीय संविधान सभा के लिए उत्तरदायी या संविधान सभा के निर्माण करने वाली कैबिनेट मिशन योजना में या कैबिनेट मिशन के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? हमेशा ध्यान रखिए, एक ट्रिक बता रहा हूँ। पॉलिटी में जब भी 3 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का समूह बनता दिखे ना कहीं पर, उस समूह को याद कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से नेगेटिव वाला सवाल, कौन सा मेंबर नहीं है, ऐसा करके सवाल। यहाँ देखो फेवरेट सवाल बन सकता है आरपीएससी का, कैबिनेट मिशन योजना के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे। तो भाई 3 तो पढ़े हैं, कोई एक चौथा उठपटांग नाम उठा के डाल देगा, वो पूछ लेगा, या चौथा दे देगा माउंटबेटन, है ना। लेकिन 3 तो थे ना ये, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी
अलेक्जेंडर, ये तीनों मेंबर जो थे ये कैबिनेट मिशन के थे और इस मिशन ने भारत में ये संविधान सभा के निर्माण के लिए आए थे और इनके आने से, इनकी बातों से संविधान सभा का निर्माण हुआ। क्या बात रखी भाई इन्होंने, ये जब आए और उन्होंने कहा कि साहब बताओ आपके यहाँ पर संविधान सभा का निर्माण करें कि ना करें, जिन्ना फिर भी अड़े हुए थे कि हमें तो 2 राष्ट्र चाहिए। लेकिन ध्यान रखना क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ था, वही जिन्ना की हठधर्मिता से फेल हुआ था। मतलब कि 2 राष्ट्र के सिद्धांत को क्रिप्स मिशन ने भी स्वीकार नहीं किया था। एक बात ध्यान रखिएगा, इस कैबिनेट मिशन ने भी द्विराष्ट्र 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था। यह कथन आपको सत्य असत्य में याद करना है। पॉलिटी में सत्य असत्य वाले कथन, ट्रू और फॉल्स, कौन सा कथन गलत है, कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसे सवाल भी आते हैं। तो नज़र पे नहीं रखिएगा, चीज़ को यहाँ पे समझिएगा। लिखिएगा कैबिनेट मिशन ने, नोट बना के तारा बना के लिख लो, कैबिनेट मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था। कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा आप। कैबिनेट मिशन देखो, भारत की संविधान सभा का निर्माण फिर भी होगा, मतलब इनको बातों में मना लिया जाएगा, जिन्ना को यहाँ पर जो है ना जैसे तैसे मना लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। आपको लगेगा कि भाई जब सफल हो रहा तो जिन्ना की बात मान ली गई होगी, नहीं मानी थी। कैबिनेट मिशन ने भारत में एक ही संविधान सभा की बात मानी थी, 2 संविधान सभा की, 2 राष्ट्रों की बात नहीं मानी थी। जैसे तैसे सभी को इसने क्या कर दिया था, मना लिया था। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि मुस्लिम लीग को जैसे तैसे मना लिया था। मुस्लिम लीग को मना लिया था एक संविधान सभा के लिए। जो जिन्ना पहले 2 राष्ट्रों की, 2 संविधान सभाओं की बात कर रहा था ना, उसको थोड़ा सा मान मनोबल करके मना लिया कि भाई मान जा यार, क्यों टुकड़े करना चाहता है। और जिन्ना कुछ हद तक मान गया था। इसलिए ध्यान रखना कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार नहीं किया था। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई जब वो जो क्रिप्स प्रस्ताव था वो जब उसी बात को लेकर असफल हुआ था, तो हो सकता है यहाँ पर 2 संविधान सभाओं की मांग। 2 संविधान सभा तो जब कब बनेगी, वो टुकड़े होने अभी 1947 आएगा तब जाकर होगा, अभी नहीं है। तो कैबिनेट मिशन ने कभी भी 2 संविधान सभाओं की मांग को स्वीकार नहीं किया। तो अंततः हम कह सकते हैं कि भारत की संविधान सभा का निर्माण किस मिशन योजना के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। यह हमारी पृष्ठभूमि थी। ये संविधान सभा के निर्माण के पहले की बात थी। अब हमारा टॉपिक चलता है संविधान सभा का गठन। क्लियर हुई बात। संविधान सभा की पृष्ठभूमि, जहाँ से मांग उठी वहाँ से हमने शुरू किया पढ़ना। सबसे पहले मांग किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर महात्मा गांधी ने भी बात रखी, एम एन रॉय ने रखी, कांग्रेस ने भी रखी। ऐसे करके एक लंबी यात्रा चली। 1940 का अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि भाई साहब आपके लिए हम संविधान सभा बना देंगे। तो उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव भेजा 1942 में, वो असफल हो गया, मतलब बात बनी नहीं, वापस चला गया। फिर एक और भेजा 1946 में, जिसका नाम रखा था कैबिनेट मिशन। उसकी बातें मान ली गई। उसके तहत भारत की संविधान सभा का गठन होना शुरू हुआ। ठीक है, किसके तहत हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा का मतलब क्या है, एक कमरे में एक लोगों की क्लास बनती है ना, आपका कोई बेंच बनता है, वैसे एक बेंच बनाया जाएगा, एक सभा बनाई जाएगी और उस सभा में लोगों को बुलाया जाएगा, लोगों का चुनाव किया जाएगा, यानी कि एक सभा का गठन होगा। अब इसकी बातें हमको याद करनी है। ठीक है, संविधान सभा की विशेषताएं आपको समझनी है कि भाई क्या क्या विशेषताएं थी। और ये सबसे फेवरेट सवाल इधर से बनेगा, ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़िएगा। संविधान सभा की विशेषताएं क्या करना है,
संविधान सभा की आपको विशेषताएं करनी है, 1 बाय 1 पढ़नी है, इसको घोल के पीना है। इधर से सवाल बनता है, सीधा सवाल इधर से सत्य और असत्य के कथन बना करके पूछा जाएगा। शायद ही कोई बोल रहा होगा जिसने अपने इतिहास में यहाँ से सवाल नहीं पूछा, जरूर पूछेगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ से एक सवाल देखने को मिल सकता है। भारत की संविधान सभा की विशेषताएं, भारत की संविधान सभा के बारे में आपको सत्य असत्य वाले कथन बनते हैं ना, वहाँ से एक सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल, मेंबर कितने होंगे, मतलब सीटें कितनी होंगी। कब? जब हमने तय किया था कि भाई एक संविधान सभा हम बनाने वाले हैं, जब हमने उस कैबिनेट मिशन के जो 3 लोग आए थे, उन्होंने भारतीय सभी दलों से बात करी, जो भी उस समय के जो नेता थे उन सब से बात करी, और उसने तय किया कि भारत की संविधान सभा में कितनी सीटें होगी। तो कुल सीटें तय कितनी की थी? 389। इस आंकड़े को घोल के पीना है। कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारत में कितनी सीटें तय की गई थी? 389। क्लियर? इसको 2 टुकड़ों में बांटना है। 389 को हमें 2 टुकड़ों में बांटना है। एक तरफ तो लिखना है 296 और एक तरफ लिखना है हमें 93। इस आंकड़े को हमें 2 टुकड़ों में बांटना है। कुल कितनी है? ये तो कुल हो गई। पूछे आपसे संविधान सभा की सीटें कुल कितनी थी, तो 389, 389। इसके भी 2 भाग हमको करना है, 296 और 93। याद रखना है, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलिए, ये जो 296 थी ना, ये ब्रिटिश प्रांतों की सीटें थी। ये सीटें किनकी थी? ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी। ये सीटें किनकी थी? भारत में जहाँ जहाँ अंग्रेजों का सीधा शासन था उनकी सीटें थी ये 296। और 93 सीटें किसकी थी? देशी रियासतें थी, देशी रियासतों के लिए। कितनी सीटें? 93। यानी कि जो आपका मारवाड़ था, मेवाड़ था, ये जो राजस्थान में देशी राजा थे ना, इनको भी संविधान सभा में शामिल किया गया था। और जहाँ 296 जो बॉम्बे था, बंगाल था, मद्रास था, कुछ ऐसे देखो पूरे भारत में अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन नहीं था। ये जो 93 दिखा रहा हूँ ना, ये देशी रियासतों के लिए थी। यानी 93 लोग कहाँ से आएंगे? राजा महाराजाओं में से आने वाले हैं। और 296 लोग कहाँ से आएंगे? जो ब्रिटिश प्रांत, जहाँ पर अंग्रेजों का सीधा शासन था, जहाँ अंग्रेजों की छावनियाँ थी, उनकी सरकार थी, अंग्रेजों के गवर्नर बैठते थे, है ना। कौन से? बंगाल का गवर्नर था उस समय, बॉम्बे का गवर्नर था, वहाँ से उनके प्रांतों से 296 सीटें आएंगी। एक और टुकड़ा आपको करना पड़ेगा, एक और टुकड़ा मैं आपके सामने करता हूँ। आप बाद में इसको मिनिमाइज कर लेंगे एक जगह, आप देखते जाइए। फिलहाल इसके और टुकड़े मुझे करने पड़ेंगे। इस ब्रिटिश प्रांतों में भी 2 चीज़ें हैं, इसमें भी हमको क्या करना है? 292 और 4। क्या करना है? 292 और 4। 296 में भी हमें और 2 टुकड़े करने हैं। जैसे अभी इसको ऐसे समझो, 292 कहाँ के थे? वो थे गवर्नर के प्रांत, गवर्नर प्रांत थे, ठीक है। और ये जो 4 थे ना, ये आयुक्त प्रांत थे। क्या थे? आयुक्त प्रांत। इसको कैसे समझोगे? ये जो चीज़ें हैं ना दोनों, ये वाली और ये वाली, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 93 देशी राजाओं से आएंगे। 296 जो थी ना, 296 के भी 2 टुकड़े हमको करने हैं। 292 तो गवर्नर प्रांत, जहां गवर्नर बैठता था, और 4 आयुक्त प्रांतों से। ये जो आयुक्त प्रांत है ना, इन आयुक्त प्रांतों को अब आज के जो यूनियन टेरिटरी है ना हमारे, आज के जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी तरह मान लो। तो ये जो 11 थे, यानी गवर्नर प्रांत कितने थे? 11 थे। तो 11 गवर्नर प्रांतों की सीटें कितनी थी? 292। यानी कि जो राज्य थे अंग्रेजों के, जैसे हमारे अभी राज्य है ना, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उस समय भी ऐसा ही कुछ सिस्टम था। तो उस समय अंग्रेजों के द्वारा जो राज्य थे, जो पूर्ण राज्य की तरह थे, जहाँ पर गवर्नर होते थे, उनसे तो 292 मेंबर आएंगे चुन के। और जो 4 आयुक्त प्रांत थे, मतलब कि अभी हमारे जो यूनियन टेरिटरी है ना, ऐसे उस समय कुछ केंद्र शासित प्रदेश रहे थे, उनसे 4 सीटें आएंगी। अब ये जो देखो 292
ये 11 प्रांतों से थे, उन 11 प्रांतों को हमें नहीं याद करना, लेकिन ये जो 4 प्रांत है ना उनको हमें याद करना है। ये जो 4 प्रांत हैं उनको हमें याद करना है। पहला तो हमें याद करना है अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा। यानी पूछ सकता है संविधान सभा में 4 आयुक्त प्रांत कौन से शामिल हुए थे, तो हमें याद करना है अजमेर मेरवाड़ा। दूसरा हमें करना है बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान में चला गया, उस समय तो साथ में था ना, मान गए थे। बलूचिस्तान, कुर्ग, और चौथा है दिल्ली। चौथा क्या है? दिल्ली। यानी कि अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 प्रांत थे आयुक्त के, जिनको हम कह सकते हैं कि उस समय के यूनियन टेरिटरी थे। अब इनको याद कैसे करोगे साहब? ABCD हो जाएगा ना याद? ABCD नाम से ट्रिक बना लो, ABCD नाम से ट्रिक बना लो, ये चारों आपको याद हो जाएंगे। ABCD नाम से ट्रिक बना लो, ये चारों के चारों आपको याद हो जाएंगे। ये चारों क्या है? आपके आयुक्तों के प्रांत थे जिन्हें 4 सीटें दी गई थी। क्लियर? ये उस समय की सीटों का बंटवारा हो गया, ये उस समय की सीटों का बंटवारा हो गया। तो संविधान सभा की विशेषताओं का पहला पॉइंट हमने सीटों के रूप में देख लिया कि भाई सीटें कैसे कैसे बांटी थी। क्लियर हुआ? 389 सीटें थी, 296 और 93 आपको याद करना। थोड़ा और डिटेलिंग करो, 292 और 4 के टुकड़े में आगे जाओगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता क्या थी? अगली विशेषता क्या थी? दूसरी विशेषता, सीटों का बंटवारा। सीटों का बंटवारा कैसे किया था? जनसंख्या के आधार पर। क्या लिखोगे? प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया था। क्लियर बात? यानी कि 296 सीटें जो थी ना, और जो 93 जो सीटें थी, उनको कैसे कैसे बांटा गया? बराबर बराबर नहीं बांटा गया। कैसे बांटा गया? जनसंख्या के आधार पर। 10 लाख पर 1 सीट थी, 10 लाख पर 1 सीट। मान लो किसी राज्य की जनसंख्या 40 लाख है, तो उसकी संविधान सभा में उस राज्य से कितने लोग आएंगे? 4 लोग चुन करके आएंगे। अगर किसी राज्य की जनसंख्या 11 लाख है, तो उससे एक आदमी वहाँ से 1 सीट चुन करके आएगी। बात समझ में आई? ऐसे मतलब समान रूप से नहीं बांटा गया। कथन क्या आएगा? संविधान सभा में सभी राज्यों को एक समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ये वाक्य गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य को ज़्यादा मिली। जो राज्य जितना बड़ा था उसके सदस्यों की संख्या उतनी ही ज़्यादा हुई। तो ध्यान रखिएगा, सीटों का बंटवारा समान रूप से नहीं था। आपको सत्य सत्य में फंसाएगा, बातों में ले लेगा एग्जामिनर। ध्यान रखना, जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ था, ना कि समान रूप से। ठीक है, अगला पॉइंट। फिर और सीटों का बंटवारा। सीटों के बंटवारे के समय उस समय रिजर्वेशन था, उस समय आरक्षण था। सीटों का बंटवारा कैसे किया गया था? प्रत्येक प्रांत में उसकी जनसंख्या, उसके अलग अलग वर्गों की जनसंख्या के आधार पर सीटें फिक्स की गई थी। यानी कि क्या बात याद रखोगे? प्रत्येक प्रांत में, लिखो इस बात को, प्रत्येक प्रांत में सीटों का बंटवारा समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया गया। पहला सीटों का बंटवारा तो कौन सा स्टेट कितना बड़ा है, और दूसरा उस स्टेट के अंदर कौन सा वर्ग कितना ज़्यादा है, उसके हिसाब से किया गया। देखो समझो अब चीज़ को, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। प्रत्येक प्रांत में सीटों का बंटवारा समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया गया। ठीक है, जैसे 3 भागों में बांट दिया, मुस्लिम, दूसरा सिख, और तीसरा मुस्लिम सिख, और तीसरा क्या था? हिंदू। नहीं, इसको आप सामान्य रख लो।
तो इसमें हिंदू सभी आ जाएंगे, इसमें आपके हिंदू भी आ जाएंगे, बौद्ध, पारसी सभी आ जाएंगे मतलब। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया इस समय यहाँ पर, देखो चीज़ को समझना, शायद कई लोग पहली बार समझेंगे। प्रत्येक प्रांत में सीटों का बंटवारा है ना, ऐसा नहीं कि आपको 5 सीट दे दी तो कोई भी चुनकर आ जाएगा, नहीं। अगर किसी राज्य में मुस्लिम ज़्यादा है, मान लो जैसे मान लो किसी राज्य को 5 सीट मिली, एक फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं, किसी राज्य को मान लो 5 सीट मिली, तो मान लो वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है तो वहाँ मुस्लिमों को 3 सीट दे दी गई। ठीक है, वहाँ सिख मान लो वहाँ सिख आबादी भी है और ठीक ठाक संख्या में, तो वहाँ 1 सीट सिखों को दे दी गई और 1 सीट मान लो सामान्य को दे दी गई। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं कि उस समय भी क्या था, रिजर्वेशन था। जैसे आज SC ST को रिजर्वेशन है, तो संविधान सभा में रिजर्वेशन क्या था, जाति के आधार पर नहीं था, वर्ग के आधार पर नहीं था, संविधान सभा में धार्मिक आरक्षण था। संविधान सभा में क्या लिखोगे अगर वहाँ सेंटेंस आ गया तो, भारत की संविधान सभा में धार्मिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान था। बात समझ में आई। प्रत्येक राज्य को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें दी गई और उसके अंदर भी, उस जनसंख्या में भी किस वर्ग की जनसंख्या ज़्यादा है उसको ज़्यादा सीट मिली, जिस वर्ग की जनसंख्या कम है उसको कम सीट मिली, याद रखिएगा। अगली बात, चौथा पॉइंट, चुनाव। चुनाव कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव। कैसा हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव। कैसा चुनाव याद रखोगे उस समय, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है और प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है, जैसे हम लोग वोट देते हैं ना MLA के चुनाव में, MP के चुनाव में, सरपंच के चुनाव में, वैसे नहीं होता। हम जो एक एक आदमी, सभी लोग मिलकर के वोट देते हैं, वो तो होता है प्रत्यक्ष चुनाव, जैसे हम देखते हैं आजकल हमारे यहाँ चलता है। अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है, हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति आगे जाकर के वोट दे दे। हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति आगे जाकर के वोट दे, मतलब कि आम जनता ने वोट नहीं दिया। क्या नाम है, आम जनता ने वोट नहीं दिया। इस बात को याद रखिएगा। वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ। क्या लिखोगे सेंटेंस, सही सेंटेंस क्या होगा, वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ। लिखो इस बात को, वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ। इसका मतलब कह सकता हूं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। क्लियर। आपको सवाल कैसा देगा एग्जाम में, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, उसमें लिखेगा संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ, नहीं हुआ। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, 18 वर्ष से ऊपर सभी लोगों ने वोट दिया, नहीं। आम लोगों ने, सभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों ने वोट नहीं दिया था। हमने जिनको MLA चुना था ना, उस समय भी MLA चुने जाते थे, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों ने, उन विधानसभाओं के, प्रांतीय विधानसभाओं के लोगों ने मिल करके वोट दिया था, हमने, आम जनता ने वोट नहीं दिया था। बात समझ में आई। इसी चौथे पॉइंट में ही आगे समझेंगे। प्रत्येक वर्ग के लोगों ने अपने अपने वर्ग के व्यक्ति को वोट दिया। ध्यान रखोगे इस बात को, कोई शायद ही कोई टीचर पढ़ाता होगा। प्रत्येक वर्ग को, मुस्लिम को मुस्लिम ने वोट दिया, आम जनता ने तो वोट दिया ही नहीं था ना। तो जो हमने जो कैंडिडेट भेजे थे, जितने मुस्लिम कैंडिडेट प्रांतीय विधानसभा में थे, जितने सिख कैंडिडेट प्रांतीय विधानसभा में थे, और जितने हिंदू कैंडिडेट या बाकी दूसरे धर्मों के कैंडिडेट प्रांतीय विधानसभाओं में थे, उन्होंने अपने अपने वर्ग के व्यक्ति को वोट दिया। ठीक है। प्रत्येक वर्ग के उम्मीदवार को उसी के वर्ग के व्यक्तियों द्वारा, उसी के वर्ग के मतदाताओं द्वारा वोट दिया गया। समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से सत्य असत्य कथन बहुत आते हैं। कई बार जिसने 2-3 बार पढ़ लिया है ना सीधा सीधा, वो भी गलत करके आते हैं, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आई होती है, रट्टा मार के जाते हैं। कभी किस्मत सही हो तो ठीक हो जाते हैं, वरना गलत हो जाता है।
प्रत्येक वर्ग के उम्मीदवार को उसी के वर्ग के मतदाताओं द्वारा वोट दिया गया। बात का मतलब क्या है समझो, एक सारणी बना के लिख देता हूं। मुस्लिम को मुस्लिम ने वोट दिया, ठीक है। सिख को सिख ने वोट दिया। और तीसरा क्या बचा? सामान्य, मतलब इसमें हिंदू भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, पारसी भी आएंगे, जैन भी, सारे आ जाएंगे। सामान्य को सामान्य, यानी कि बाकी जो बचे। ये हमारा उस समय का वोटिंग पैटर्न था। तो प्रत्येक वर्ग के उम्मीदवार को इन्हीं उसी वर्ग के मतदाताओं ने, और यह मतदाता आम लोग नहीं थे तो कौन थे अभी बताते हैं। अगला पॉइंट, पांचवा छठा जो भी आया आप देख लेना। मतदाता कौन था उस समय भाई? आम जनता नहीं, आम जनता नहीं थी। कौन था मतदाता उस समय? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। प्रांतीय विधानसभा या व्यवस्थापिका आ सकता है, विधायक आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है। प्रांतीय विधानसभा के सदस्य ये लोग थे। जैसे एमएलए होता है ना आज के, वैसे मान लो जैसे हमारे अभी के एमएलए हैं ना, अगर मान लो आज एक संविधान सभा बनाए हम दूसरी नई, तो आज हमारे जो एमएलए होंगे ना वो वोट डालेंगे, आम लोग वोट नहीं डालेंगे इस कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। तो आम जनता ने वोट दिया नहीं, किसने दिया? प्रांतीय विधानसभा के मेंबरों ने, जो हम उनको एमएलए कह सकते हैं, ठीक है। आज के एमएलए थे ना उनकी तरह उन्होंने वोट दिया। क्लियर हुई बात? चलो छठा पॉइंट देखो, तो निर्वाचन कैसा था? निर्वाचन समझेंगे हम कि भाई निर्वाचन कैसा हुआ उनका। पहली बात तो अप्रत्यक्ष था, प्रत्यक्ष नहीं था। दूसरा क्या था? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति। क्या थी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, ठीक है। जैसे आज हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रयोग होती है ना, उस तरीके से आज हमारे जब जो राज्यसभा के मेंबर है उनके लिए प्रयुक्त होती है वो पद्धति। ये पद्धति कैसी है, इसको मैं एक बढ़िया एक पूरी क्लास लेकर समझाऊंगा। अभी यहाँ हम इसमें समय खराब नहीं करेंगे, आप सिर्फ याद रखो एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति होती क्या है। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा सिंपल होता है ना, सरपंच के चुनाव में हमने वोट दिए, जिसको ज़्यादा मिले वो जीत गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, आपको एक लिस्ट दी होती है, उसमें आपको अपना एक नंबर आपको देना होता है सबसे फेवरेट कैंडिडेट को। फिर आपको उसके बाद आपका दूसरा फेवरेट कौन है उसको दिया जाता है। फिर आप टिक करोगे 3 नंबर पर आप किसको चुनना चाहते हो उसको देते हो। ऐसा करके एक सीरीज बनती है ना। थोड़ी जटिल प्रक्रिया, एक दिन बाद में एक पूरी क्लास लेकर हम समझाएंगे। अभी यहाँ पर हम 15-20 मिनट खराब, मैं सोचता हूँ कि सही नहीं है खराब करना। आप फिलहाल इसको रट लो कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति कोई चीज़ होती है जो अप्रत्यक्ष चुनाव में काम में आती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। ये तो हो गया इनका चुनाव। देशी रियासतें जो थी ना, यहां चुनाव नहीं हुआ। क्या हुआ? यहां लिख लो मनोनीत। भाई देशी रियासतों के 93 मेंबर चुने जाने थे ना, उनका चुनाव देशी रियासतों में चुनाव नहीं हुआ। मारवाड़ में चुनाव नहीं हुआ, मेवाड़ में चुनाव नहीं हुआ। यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ मनोनीत हुआ था। किसने किया? या तो राजा खुद आ जाए या राजा किसी को भेज दे। जैसे मान लो मारवाड़ की सीट आई 2, तो क्या करेगा, एक तो राजा खुद आ जाएगा, एक अपने साथ में अपने खास आदमी को ले आएगा, या राजा खुद ना आकर के 2 आदमी अपने भेज देगा। मतलब कुल मिलाकर मन से मनोनीत आप जानते हो, चुनाव के बिना ऐसे ही भेज दो 2 आदमी सेट करके अपने हिसाब से। तो वो देशी रियासतों के चुनाव नहीं हुए। इस बात को आपको समझ में आई? ये हमारी संविधान सभा की विशेषताएं कंप्लीट हुई। क्लियर? चलो अब एक सत्य में नोट लिख लो। तो क्या लिखोगे? संविधान सभा न तो पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय थी, ये लाइन लिख लो, याद रखो।
न तो पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय थी, न तो पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय थी और न ही पूर्ण रूप से मनोनीत। ठीक है, क्योंकि 296 मेंबर तो चुनाव से आए थे और 93 का क्या हुआ था, मनोनयन हुआ था। तो ना तो पूरी तरह से चुनाव, भाई चुनाव तो था ना, अप्रत्यक्ष था लेकिन चुनाव था, तो पूरी तरह चुनाव भी नहीं था। कुछ मेंबर, अधिकांश मेंबर आप कह सकते हो चुनाव के द्वारा आए और कुछ मेंबर किससे आए, कुछ मेंबर मनोनयन से आए। तो ना तो आप कह सकते हो पूरी तरह निर्वाचित और ना आप कह सकते हो पूरी तरह मनोनीत। तो आप कह सकते हो आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत थी। कैसी थी, आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत। दो तरीके से आप कह सकते हो कि हमारी संविधान सभा आंशिक निर्वाचित और आंशिक मनोनीत। ये हमारी संविधान सभा की विशेषताएं हुई, ये हमारी संविधान सभा की विशेषताएं हमें याद करनी। ठीक है, अगली क्लास में हम इसके चुनाव होंगे ना, उनका रिजल्ट देखेंगे कि भाई चुनाव में किस पार्टी को, भाई चुनाव तो हुए ना, अप्रत्यक्ष हुए लेकिन हुए, तो कौन कितना जीता, पहली बैठक कैसे हुई, आगे की जो पूरी प्रक्रिया है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हमने इतना देखा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। यहाँ से एक या दो सवाल, मतलब दो सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, तो इधर से एक ही सवाल बनेगा, लेकिन इधर से सवाल बनने की जो गुंजाइश है ना, वो दो तरीके से। एक तो संविधान सभा के निर्माण से पहले के जो प्रस्ताव है, मिशन है, कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, उनको याद करना, उनका टाइम याद करना है, क्रम याद करना है। और अगला सवाल जो है ना, इस संविधान सभा की जो विशेषताएं मैंने आपको आज दिखाई है उनको अच्छे से समझिए, कंसेप्ट क्लियर करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है संविधान सभा की विशेषताओं से, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं और चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ से सबसे फेवरेट है पूरी संविधान सभा में, अगर सबसे कठिन सवाल बनाने की कोशिश हो सकती है इस वाले पार्ट से हो सकती है, विशेषताओं वाले पार्ट से, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता, रट्टा मारेंगे। एग्जामिनर क्या करेगा, पॉलिटी में केवल शब्दों का है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी, घुमा कर दिया, एक ही बात को दूसरे एंगल से लिख दिया, तो आप भूल जाओगे, फंस जाओगे, याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिएगा और याद करिएगा, लिखिएगा, नोट्स बनाते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं, बाकी चीज़ें और करेंगे। अगली क्लास में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।